नमस्कार, BSTV के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नेता, बीजेपी के रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रायपुर ग्रामीण एक ऐसा सीट जो मिस्ट्री रहा हमेशा से, आपने उसको सुलझाया 2023 में। कैसे सुलझ गया, वहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सचमुच रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पूरा रायपुर राजधानी की सराउंड है, चारों तरफ फैला हुआ है। रायपुर शहर में अपन 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र को घेरते हुए चारों तरफ रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र फैला और ये विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे जहाँ तक एक ग्राम पंचायत है, एक नगर पंचायत है माना कैंप, और रायपुर नगर निगम की 17 वार्ड हैं, और अगर 2 वार्डों में साझेदारी दूसरे विधानसभा की, तो इस तरह से 19-20 वार्ड जो है इस रायपुर नगर निगम की कवर करता है। और उसके बाद में एक बिरगांव नगर निगम क्षेत्र अपने आप में एक अलग अपनी अस्तित्व बना के रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर इनका राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत और नगर निगम और एक सेपरेट नगर निगम, तो ये इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि इनका है। और साथ ही साथ हम क्षेत्र की दृष्टिकोण से देखें तो उसमें भी विविधताएं हैं। जहां एक और हमारे यहाँ एक मजदूर वर्ग रहता है, BSUP क्वार्टर है, वहीं पे बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियां भी है। और जहां मेरे यहाँ एक छोटे से छोटे कर्मचारी है, एक चपरासी लेवल का है, तो वहीं IAS लेवल का भी है। जहां एक छोटे से कामगार मजदूर है, वहीं एक बहुत बड़ा उद्योग भी है, औद्योगिक केंद्र भी है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से और कार्य के ही दृष्टिकोण से भी देखें तो इसमें अनेक प्रकार की विविधताओं से ये भरा हुआ क्षेत्र है। बड़ी चुनौती भी आप कहोगे, इतना बड़ा क्षेत्र, सड्डू मुआ चले जाइए, इधर आप माना बस्ती आ जाइए, इतना बड़ा क्षेत्र कैसे कवर करते हैं आप? देखिए, शहर क्रॉस करके आना जाना बड़ी दिक्कतें होती है, और कई बार कार्यक्रमों के आधार पर हमको एक ही क्षेत्र में 1 बार, 2 बार, 3 बार तक जाना पड़ता है। पर लोगों की अपेक्षाएं इतनी है कि विधायक आए और आकर के हमसे मिले भी और समस्याओं का समाधान भी हो। स्वाभाविक है, जब आमंत्रण होता है तो क्षेत्र में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं रहता है, और हर लोग चाहते हैं, और जैसे जैसे काम होता है तो लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये हमारा समाधान हो जाए समस्या का, और हम भी प्रयास करते हैं, लेकिन जिस स्तर पे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ता है उसको फुलफिल करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि लंबे समय से लंबित काम। लोग, जब मैं शुरू में विधायक बना तो जब हम किसी कार्य की स्वीकृति के परांत हम नारियल तोड़ने जाते थे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम कोई भी काम कर शुरुआत करते हैं तो पूजा करके करते हैं। तो मुझे आमंत्रित होता था, मैं जाता था, तो लोग ऐसे घेर लेते थे मुझको, आप सिर्फ नारियल तोड़ने आए हैं कि काम भी होगा। यानी लोगों को एक ऐसा विश्वास हो गया था कि अब ये 2 बार 3 बार ये सब नारियल तोड़ते हैं, राजनीतिक व्यक्ति, राजनेता दिखावा करते हैं, काम कुछ नहीं होता। तो उस विश्वास को विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसको फिर से जनता के बीच में वापस लौटाया है। लोगों को विश्वास हो चला है कि अब काम जो है होगा, और हम तभी नारियल तोड़ते हैं जब वहां पे मशीनें खड़ी रहती है और दूसरे दिन कार्य आरंभ हो जाता है। अब इससे देखते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा काम पहले हो जाए, मेरे गली का काम पहले हो जाए, तो ये अपेक्षाएं लोगों का बहुत ज्यादा है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि लंबे समय से लंबित काम, लगभग 15 सालों से क्षेत्र ऐसे ही पड़ा रह गया है, उसको व्यवस्थित करना। और शहर के अंदर कहीं आबादी के लिए जगह नहीं है, तो जो भी आ रहे हैं, चाहे वो बड़े वर्ग हो चाहे छोटे वर्ग हो, सब मेरे ही क्षेत्र में आ रहे हैं। अब किसी भी चीज की आपूर्ति के विषय में हम चर्चा करते हैं। जैसे एक स्वाभाविक है कि पेयजल की व्यवस्था क्या है, हमारी पुरानी व्यवस्था सेटअप है। अब उसमें अगर 10,000 लोगों के लिए वहां से अगर व्यवस्था है, वहां 20,000 25,000 लोग आ जाए, मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे 2 गुना से भी ज्यादा लोग आ जाए, और उसके बाद हम कहें कि उसकी पूर्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जो तालमेल आप बता रहे हैं कि एक मजदूर वर्ग भी वहां रहता है और हाई क्लास भी,
वहां रहता है, तो कैसे आप तालमेल बनाते हैं क्षेत्र में विकास को लेके? देखिए, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिस लेवल की जितनी जैसे आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को हम मंत्रियों से मिलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इनकी आवश्यकता है, इनकी पूर्ति के लिए हमको कुछ संसाधन की आवश्यकता है, तो कहीं न कहीं हमको वो व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं और कार्य जो है नियमित रूप से चल रहा है। ये लोगों का एक विश्वास ही था कि विधानसभा चुनाव के बाद में जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग फुलफिल किया है विष्णुदेव साय जी की सुशासन ने। उसका परिणाम और आशीर्वाद तो हम सबके सामने है कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय प्रशासन का चुनाव हो, सब में परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। तो ये एक इससे बड़ा जनता का जनादेश और आशीर्वाद क्या हो सकता है। कहीं न कहीं हमारा इन लगभग 1.5 साल का जो कार्यकाल है, इसको जनता ने स्वीकारा है। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास और आस्था बना। सरकार में आपकी सुनवाई कितनी होती है, आपके कामों को लेके, आवेदनों को लेके? जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षा है, वैसे ही हम अपेक्षा को लेकर के सरकार के पास जाते हैं। तो कोई भी कार्य एक साथ संभव नहीं है, उतनी बजट उपलब्ध नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो उनसे हम निवेदन करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट काम है, जो हमको तत्काल जरूरत है, तो उसको प्राथमिकता के आधार पे हम चिन्हांकित करते हैं कि हमको ये कार्य स्वीकृत कर दीजिए। तो वो कार्य हो जाता है। लोगों में भी एक संतुष्टि की भाव पैदा होता है कि कहीं न कहीं कार्य जो है आरंभ हुआ है। तो इस प्रकार से उसको प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र की विकास करें। ये बहुत ही अविकसित क्षेत्र है मेरा क्षेत्र जो है। अब ये राजधानी रायपुर है, अगर हम ये कहें कि यहाँ सड़क नहीं है तो बड़ा आश्चर्य होगा लोगों को, लेकिन ये स्थिति है। आपके विधानसभा में है बिल्कुल। तो इसका कारण वही है कि लंबे समय से ये क्षेत्र जो है उपेक्षित पड़ा रहा और काम नहीं हो पाया। अब सारे काम इकट्ठे हो गए हैं, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं और जनता से भी निवेदन करते हैं कि थोड़ी वेट करिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको आपकी बुनियादी जरूरतें, आपका नाली, पानी, सड़क, बिजली अवश्य उपलब्ध होगा। मेरे क्षेत्र में बहुत से ऐसे आपको दिख जाएगा अस्थायी कनेक्शन की। एक खंबे पे आपको 50 मीटर की नजारा भी देखने को मिल जाएगा कि 50 अस्थायी कनेक्शन की जो मीटर है, एक एक खंबे में लटका हुआ मिल जाएगा। अब उसको मैंने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और विशेष प्रावधान भी लाए कि कहीं कहीं हमारे मत से भी अगर किसी को सहयोग करते बनता है जनहित के लिए, तो हम करने तैयार बैठे हैं। अवैध प्लॉटिंग भी आपके क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है कि लोग कहीं भी कॉलोनी बसा दे रहे, कहीं भी क्षेत्र बना ले रहे। बहुत ज्यादा अवैध कॉलोनी और अतिक्रमण। मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी से कल ही भेंट की मुलाकात किया। मैंने उससे निवेदन किया कि कम से कम जितनी शासकीय जमीन है उसको एलोकेट करें और एलोकेट करके उसको अपन चिन्हांकित करके सुरक्षित करने की हम प्रयास करें। उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ा संतुष्टि हुआ कि हमने आदेश जारी कर दिया है कि जितने शासकीय जमीन है उसको किसी न किसी प्रकार से संरक्षित करें, चिन्हांकित करें, और ताकि किसी प्रकार की हम अतिक्रमण को रोक सके। ये ऑलरेडी आदेश जारी हो चुका है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्षेत्र में राजनीतिक अतिक्रमण नहीं हुआ होगा उन भूमि पे? अब पिछली की मैं बात बताऊं तो ऐसा है कि जितने अवैध नशे का कारोबार, जितनी अवैध प्लाटिंग का कारोबार, वो लोगों को ऐसा हो गया था जब हम सामने आए तो ऐसा लग रहा था कि द्वंद्व हो जाएगा क्या ऐसे अपराधियों के और भ्रष्टाचारियों के साथ हमारा। ये परिस्थितियां इतनी विपरीत लग रहा था हमको, तो उसको धीरे धीरे वापस पटरी पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही चलेगा, ऐसी ही भ्रष्टाचार होंगे, ऐसी ही अवैध प्लाटिंग होंगे, ऐसे ही अतिक्रमण होंगे और ऐसे ही अवैध कारोबार होगा, अवैध वसूली। मतलब इस टाइप का लोगों को एक वातावरण बन गया था। कई जगह हम जाते थे तो हमको बोलते थे, आपको याद होगा कि पिछले 15 सालों में हम लोगों ने सड़कों को व्यवस्थित कराया था, चौड़ीकरण किया था। जितने एक्सप्रेस वे, केनाल वे आज मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मैं भी उसी से आता जाता हूँ, नहीं तो कवर कर पाना मुश्किल होता। और जितनी रायपुर की सड़कें थी उसको हम लोगों ने चौड़ीकरण किया था, कई ठेले वेले को भी व्यवस्थित किया था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं चुनाव के दौरान जाता था तो कॉलोनी वाले मुझको बोलते थे कि हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसमें लेट होता है, हम खुद काम काज के लिए निकलते हैं, उसमें हमको लेट होता है, गाली गलौच होता है, मोटरसाइकिल, साइकिल और ठेला को हटाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, आप उसको हटवा लोगे तो बात करो, चुनाव में बात करो। मतलब ये शर्तें लोगों के बीच आता था।
मतलब ये इस तरह से इंक्रोचमेंट और अनधिकृत तौर पे लोग तनावपूर्ण जीवन यापन कर रहे थे, आज हमने उसको व्यवस्थित किया है। लोगों में एक संतुष्टि है कि कहीं न कहीं एक व्यक्ति जो है, जो जनप्रतिनिधि के रूप में आकर के लोगों के बीच सेवाएं दे रहे हैं, इसको लोगों को एहसास इस बात का हो रहा है और हम उसका निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नगर रायपुर जो राजधानी है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की आईना है। बिल्कुल सही। ये जितने हमने सजाएंगे, इसको जितनी खूबसूरत और व्यवस्थित करेंगे, उतना ही ये निखरेगा और पूरी देश में एक मैसेज जाएगा कि छत्तीसगढ़ अब डेवलप कर रहा है, प्रगति की ओर आगे बढ़ चुका है। इन 5 सालों में जो बर्बादी हुआ था वो फिर से अब पटरी पे आ गया है, फिर से विकास की ओर। क्या लगता है आपको, जो ग्रामीण क्षेत्र की आपकी समस्याएं हैं उसे पटरी में लाना, एक तकनीक से विकसित करना, कितना लंबा समय चाहिए आपको? बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ने अभी लगातार शिविरें लगा करके लोगों से जो समस्याएं हैं उनकी आवेदन लेकर के, और उसके बाद में जो समाधान शिविर हमने लगाया, और अभी जो है टाउन प्लानर के माध्यम से, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर उनकी माध्यम से, ये सभी विधानसभाओं में जाकर के, सभी जोन में जाकर के निगम की इन लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास किन किन प्रकार के कार्यों को हम कैसे व्यवस्थित करके इस नगर को व्यवस्थित करें। तो उसके लिए वो फिजिकल एंड सोशल 2 कैटेगरी बना करके कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको वर्गीकृत किया गया है और उस कैटेगरी के हिसाब से पूरी प्लानिंग किया जा रहा है कि हमारी जो तालाब है तो तालाब कैसे संरक्षित होगा, खेल मैदान कैसे हमारा संरक्षित होगा, शमशान घाट है तो वो कैसे होगा, हमारी जो मेन अप्रोच है, जो बड़ी सड़कें हैं, अगर जगह है तो वो कैसे हमारे पास व्यवस्थित बन पाएगी, छोटी हमारी सड़कें हैं, जो इंटरनल रोड है, आंतरिक मार्ग है, ये कैसे व्यवस्थित होगा। तो सभी प्रकार की कार्यों को व्यवस्थित, कहाँ पे मार्केट है, कहाँ पे क्या चीज है, उसको कैसे हम डेवलप करेंगे, ये पूरी प्लानिंग जो है हमारे नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने इसका निर्देश किया है और अभी तो आपको पता ही है कि इस सरकार ने 1.5 साल में कितना बड़ा काम किया है कि आज पूरी देश में आज स्वच्छता को लेकर के राष्ट्रपति जी ने हमारे 6 नगरों को जो सम्मान मिला है, जिसमें रायपुर 4था स्थान में अभी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिल्हा नगर पालिका नगर पंचायत तो हमारा पहला ही आ गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्वच्छता के लिए हम लोगों ने कितना प्रयास किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम विजिट करते हैं, पूरे कर्मचारियों को लेकर के विजिट करते हैं और पार्षद अभी आ चुके हैं, उनको भी स्पष्ट कहा गया है कि स्वच्छता में किसी प्रकार की कोई लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं। आपने इंक्रोचमेंट, कब्जा, अवैध कार्यों का जिक्र आपने किया कि पिछले समय में होते रहे हैं लगातार। क्या उन अवैध कब्जों को आप बतौर विधायक, बतौर बीजेपी के लीडर उन्हें मुक्त कराएंगे या आप भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस क्षेत्र में लगे हैं कि हमारा देश का कोई भी नागरिक आवासहीन न रहे और जिनके पास आवास है, कच्चे हैं, उसका मकान पक्का बन जाए। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 18 लाख आवास जो है स्वीकृत करा चुके हैं और अभी +2 के नाम से आवास, प्रधानमंत्री आवास की योजना चालू है। और मैंने खुद मेरठ विधानसभा क्षेत्र में लगभग अभी 250 लोगों को मैंने अभी उनको अनुज्ञा पत्र, नगर निगम से अनुज्ञा पत्र मैंने खुद अपने हाथों से वितरण किया है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी तत्परता के साथ उनको, कितनी बड़ी बात है बताइए कि उनको सील मुहर के साथ में नगर निगम अप्रूव्ड करके उनको नक्शा भी दे रहे हैं, उनको पूरी योजनाओं को समझा रहे हैं और साथ ही साथ उनके खाता में पैसा डाल रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि उनके लिए एक व्यवस्थित हो, हर नागरिक के पास व्यवस्था हो, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं फिर भी जो अतिक्रमण है और अवैध बस्ती है। अब हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को तो देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया में किस प्रकार से हमारे साथ अभद्रता किया जाता है, अशिष्टता से लोग बात करते हैं। हम लोगों की भी बाध्यता है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लगातार सेवा में लगे हुए हैं। जनहित के लिए अगर किसी प्रकार की रास्ता को हम हटाते हैं, व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं,
तो सरकारी अमला अपना काम करता है, उसमें भी व्यवधान डाल करके। कोई नहीं चाहता किसी गरीब का आशियाना छीने, कोई नहीं चाहता किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो, लेकिन जब किसी प्रकार की तकलीफ आप अपनी व्यवस्था देखते हुए जनहित के लिए, जनता के लिए समस्या पैदा करते, ये भी तो आपको अधिकार नहीं है। ये अधिकार भी किसी को नहीं है। सिर्फ आप अपना देखेंगे और पूरी जनता आपके कारण परेशान हो रही, ये भी उचित नहीं है। अगर आप अपनी व्यवस्था चाहते हैं तो लोगों की व्यवस्था के बारे में भी विचार करना चाहिए। तो कई प्रकार देखते होंगे सोशल मीडिया में हम लोगों के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि वीडियो भी जारी होता है, लिख देते हैं, ये सब चीजें भी हमको सहना पड़ता है। परिसीमन के बाद रायपुर ग्रामीण में एक बार बीजेपी का कब्जा हुआ 2008 में, नंद कुमार साहू वहां से जीत के आए। तब से लगातार कांग्रेस का कब्जा वहां पे था। आपने कब्जा को मुक्त किया, भला आपने उस हार के सिलसिले को तोड़ा, क्या इनाम मिला आपको पार्टी की तरफ से? देखिए, इसमें इनाम की बात नहीं है और ये जनादेश तो जनता का है और हम जनता मतदाता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भरोसा जताया। देखिए, कोई भी काम हम देखते हैं कि एक रूटीन में चलते रहता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब सैचुरेशन की स्थिति आ गई, अब स्थिरता आ गया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास काम हुआ अकल्पनीय था, उसको कल्पना नहीं किया जा सकता था। हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं। 2014 से पहले भी विकास होता था? देखिए, बिल्कुल होता था। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल होता था। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी इस छत्तीसगढ़ को बिना किसी संघर्ष के हमको सौगात के रूप में दिया है। सिर्फ बात इतना थी कि वो प्रचार में आए थे, उन्होंने कहा कि आप इतना सीटें दीजिए, हम सरकार बनेगी, हम आपको राज्य देंगे, बस। और उन्होंने अपने वादा को पूरा भी किया बिना किसी संघर्ष के। और ये छत्तीसगढ़ बनाने का मतलब क्या है? सिर्फ छत्तीसगढ़ बना दे कागज में, ऐसा तो था नहीं। छत्तीसगढ़ बनाने का मतलब ये था कि छत्तीसगढ़ जो पिछड़ापन है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, लोग बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो और छत्तीसगढ़ के लोगों को सर्व सुविधा हो और यहाँ आसानी से उनको सारी व्यवस्था मिल सके, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया। और उसको पूरा डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 सालों में सींचा और संवारा। अब उस समय जनता को ऐसा लगा कि कुछ और हो सकता है, तो उन्होंने बदलाव किया। अब बदलाव करने के बाद में 5 साल में जो 15 साल हम लोगों ने, बीजेपी ने जो किया था, उसको कहां गर्त में लेके डाला, ये अब जनता ने महसूस किया। उसका परिणाम है कि 3 बार सरकार थी, हमारी 54 सीटें नहीं थी, 50 के आसपास सिमट कर गए। इस बार 54 तक हम पहुंच गए। मतलब जनता ने उस 5 साल में इस बात को एहसास कर लिया कि 15 साल में जो काम हुआ था उसको 5 साल में मेटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। तो जनता ने जनादेश से अपनी पूरी आक्रोश निकाला है, सच कहोगे तो। और उसका परिणाम जो है अभी फिर से सरकार है। आपने कहा कि राजधानी आईना होता है, वास्तविक में किसी भी राज्य का राजधानी आईना होता है, राजधानी से मंत्री क्यों नहीं है? देखिए, अलग विषय है, काम अलग विषय है। अब उसमें समीकरण कर रहे हैं। माननीय बृजमोहन जी सांसद बनने से पहले यहाँ मंत्री रहे और उनके नेतृत्व हम लोग काम कर रहे थे। बहुत वरिष्ठ नेता है, 8 बार से विधायक हैं, अभी सांसद बन गए हैं, तो उनके नेतृत्व में अभी काम कर रहे थे। और उनकी रिक्तता जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी फुलफिल कर लिया जाएगा। पर किसी प्रकार की छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों में कहीं रुकावट या कहीं बाधा नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब विकास की और प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने ही इस परिपाटी को लाया कि राजधानी से साहब मंत्री नहीं होगा। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, राजधानी से 2-2 मंत्री हुआ करते थे। जैसे 18 में कांग्रेस की सरकार आई, 0 हो गया मंत्री का सीट। यही तो कारण था कि 5 सालों में जो बर्बादी किया है यहाँ, सब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में जिससे कारण कि बहुत बड़ी परिवर्तन या बदलाव आया कि सिर्फ एक कमाई का जरिया बनाने के चक्कर में इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का योजना बनाया और छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया। आज कितने उनके अधिकारी उस समय के और कितने राजनेता अंदर है, इस बात से प्रमाणित है कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को किस कदर लूटे हैं, योजनाओं के नाम से, काम के नाम से, कार्यों के नाम से। कांग्रेसी आपको मौका परस्त क्यों कहती है? कहती है कि साहब वो तो मौका परस्त है, 14 में टिकट नहीं मिला, बीजेपी में आ गए, 18 में आपको बीजेपी ने टिकट दे दिया। कि एक ऐसा ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति जो अपनी जान को जोखिम में डाला, गोली खाया, मतलब आप किसी को अपमानित करते रहें
और ये अपेक्षा करते रहे कि वो हमको सहयोग करता रहे। ये तो दुनिया की रीत है। गोलियां लगी, जान जा सकती थी, हमारे बहुत से नेताओं का जान गया, बहुत से हमारे सुरक्षा कर्मियों का गया, बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं का जान गया, नागरिकों का जान गया। हम वहां से बचकर के आ गए, भाग्य से हमें भी गोलियां लगी, और उसके बाद आप अपमानित करते रहेंगे, आप उपेक्षित करते रहेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि हम आपको सहयोग करते रहें। तो ऐसा है कि हमको लगा कि हम किसी गलत लोगों को मदद करने के बजाय हम फ्री ही रखना ज्यादा उचित समझा कि भाई हम उस पाप के भागीदारी क्यों बने। ये तो हमसे बड़ा उदाहरण तो दुनिया में नहीं कि जो ये व्यक्ति एक व्यक्ति को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जो अपने जान को जोखिम में डाल करके पार्टी की सेवा करने के लिए लगा था, उसको आप अपमानित कर रहे हैं। तो क्या अपेक्षा करें, जनता के लिए क्या अपेक्षा करें? ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे उस समय। तो हम जनता के लिए क्या अपेक्षा करें? तो हमको लगा कि इस रास्ते से, इस पार्टी के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा नहीं की जा सकती, इसलिए हम गलत लोगों को सहयोग करने के लिए हम मना कर दिया और अपने आप को उससे अलग कर लिया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक आप शायद ध्यान दिए होंगे, 2014 में आप लोकसभा के दावेदार थे, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया उन्हीं के परिवार वाले को आपने 2023 में चुनाव हरा दिया विधानसभा में। बदला लिया क्या आपने? नहीं, बदला नहीं है। अभी राजनीति में हार जीत लगा रहता है, उसको हम इस नजर से नहीं देखेंगे। पर दूसरी तरफ ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विचारों पे चलती है, हमने किसी प्रकार की कोई आग्रह, निवेदन और मांग कभी नहीं रखे। उन्होंने समझा और परखा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व है, व्यक्ति जनता की सेवा करते आ रही, समाज की सेवा करते आ रही। उन्होंने परखा और हमको इस योग्य समझा, और इतना बड़ा योग्य समझा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ अगर लड़ाया, तो ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा। मेरा क्षेत्र नहीं है, न मेरा कर्म क्षेत्र है, न मेरा वहां पे निवास है, उसके बावजूद अगर इस योग्य समझा तो मैं पार्टी को तो जितना भी धन्यवाद दूं वो बहुत कम है कि सम्मान के लायक समझा। और उसके बाद हारने के बाद मुझे दोबारा टिकट यहाँ रायपुर ग्रामीण में दिया, और दे करके पूरा सहयोग के साथ कार्यकर्ता और सब प्रकार की तन मन धन लगा करके मुझे जो जिताने का काम किया है। तो ये विचारों की बात है कि एक तरफ हमको अपमान मिला, उतना कुछ होने के बाद, जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के बाद में अपमान मिला, और दूसरी तरफ जहां हम सेवा भी नहीं दिए थे उन लोगों ने हमको सम्मान दिया। तो ये बड़ी बात है। 2009 में जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव महज 50,000 के मार्जिन से हारा हो, 2014 में टिकट क्यों नहीं मिला उसे? ये उस सूरत में जब हम जख्मी भी हुए थे, चाहते तो हमारे, अब मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं, नहीं कहना चाहिए मुझको, लेकिन उनको चाहिए था कि हम लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहिए था कि ये वो लोग हैं जिनकी जानें बच गई है, उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए था। पर उसको ये न करके उनके मन में शायद किसी प्रकार की कुछ शंकाएं आप पटेल जी के करीबी थे इसलिए आपका टिकट काटा गया क्या? मैं बड़ा अंदर की बात पूछ रहा हूं आपसे। ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जब मैदानी क्षेत्र रहता था तो बहुत चेहरे दिखते थे, और जैसे हम लोग उधर सरगुजा की तरफ गए तो उधर भी चेहरे कम हो गए। जब हम बस्तर की तरफ आए तो उधर भी चेहरे कम हो गए। पटेल जी में बहुत बड़ी विशेषता था, अद्भुत नेतृत्व क्षमता था और जमीनी कार्यकर्ता था, जो उस ऊंचाई तक पंच से लेकर के सरपंच बनते हुए वहां तक गया था। उनको महत्व पता था एक कार्यकर्ता की क्या महत्व होता है, और वो उसी हिसाब से बिना चापलूस और चाटुकार से दूर था। उसके बंगले में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उसके बंगले में कभी भी जमावड़ा और भीड़ नहीं रहता था। मेरे सामने की बात है, आप मिलने आए हैं, मिलिए, आपसे चर्चा हो गया, काम हो न हो अलग विषय है, आपने अपना विषय रख दिया, अब आप यहां से जा सकते। इसलिए तो बड़ा छोटा सा बंगला वो रखे किसी को घूमते हुए देखता तो बुलवा लेता, और भी कुछ काम है क्या? नहीं है तो बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ बैठ करके कानाफूसी करना या लोगों की बुराइयां करना या किसी प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं है। कई लोग क्या है, संकोचवश नहीं आते कि ये लोग बैठे हम कैसे आए, तो उनके साथ न्याय नहीं हो पाता।
तो इनकी दूरदर्शिता आप देखिए, वो स्पष्ट बोल देता था कि आपका काम है तो रुकिए और नहीं तो फिर आप जाइए। तो उसमें क्या होता था कि सभी लोगों को बराबर अवसर मिलता था कि अपनी बात को आकर के मिल करके रख सके। अब स्वाभाविक है, इतने लोग बैठे हैं तो कौन बात करेगा, कोई बात करने भी आए, अपनी मन की बात रखने आए तो भैया बस वो नहीं कर पाएगा। तो वो इतना उनकी दूरदर्शिता थी और इसीलिए उनके आगे बढ़ते और उनकी साख को बढ़ते देख करके बाकी लोगों में जो एक मानवीय प्रक्रियाएं होती है वो शुरू हो चुका था। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। हमें आज भी उनके याद करके बड़ा दुख होता है। किसी की इस प्रकार से घटना घटना अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोगों का उसमें निधन हुआ था। तो ये ऐसी इतनी बड़ी घटना घटा था और उसको भी ये लोग ऐसे अवसर के रूप में देख रहे थे इसको। कई आप लोगों ने दिखाया कि ये तैयारी कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। भाई ऐसे दुखद घटनाओं को और त्याग को और बलिदान को आप अवसर के रूप में देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, एक ऐसा नेता जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करता है, 2009 में जिसने लोकसभा चुनाव लड़ा, 18 में विधानसभा, 23 में विधानसभा जीत हुई, मोतीलाल साहू मंत्री क्यों नहीं बन सकते? देखिए, हमारे यहाँ मैंने पहले ही कहा कि पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, पहले कार्यकारिणी सदस्य बना, फिर उपाध्यक्ष भी बना और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को मुझको दिया और मैं भी कोशिश किया कि उसको निर्वहन करने का, और इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया है। और हमारे यहाँ मैं तो समझता हूँ कि मैं ही क्यों, बाकी की किसी भी प्रकार की यहाँ कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको प्रतिस्पर्धा नहीं दिखेगी। जो निर्णय लेता है सामूहिक निर्णय होता है, संगठन का निर्णय होता है, चाहे वो संगठन के दृष्टिकोण से हो या सत्ता के दृष्टिकोण से हो। जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जो निर्णय आता है हर कार्यकर्ता उसको सिरोधार्य करता है। विधायक बनने के पहले मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता को जो आदेश मिलता है पार्टी का, हम लोग, क्योंकि पार्टी का उद्देश्य देश की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, क्षेत्र की सेवा करना है, तो हम लोग उसमें फोकस करते हैं। हमारा काम क्या है, दायित्व क्या है, उसमें फोकस करते हैं। बाकी जिस योग्य पार्टी समझेंगे, तो योग्य तो सभी लोग हैं, पर जिसको मौका मिलता है वो काम करता है। अभी भी आप देखिए, इतने समय हो गया, कहीं आप लोग जरूर कहते हैं, आप लोग पूछते हैं, लेकिन किसी भी नेता के तरफ से इस सब विषयों पे आपको कभी नहीं मिलेगा। सब संतुष्ट रहते हैं, सभी काम करते हैं। तो यहाँ वो विषय नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो सहयोग, जो हमको आदेश करेगा, जो काम देंगे, उन काम को हम बेहद शुक्रिया, आपका समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।